हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग? और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कल हमने कक्षा 10 के अध्याय 3 मुद्रा और साख को पढ़ा था। कुछ पार्ट्स उसके रह गए थे, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए मुझे तुरंत प्रभाव से वो क्लास को बंद करना पड़ा, अन्यथा खैर आज एक बार मैं पूरा रिवीजन करवा देता हूँ फटाक से आपको। उसके बाद जो कुछ भी बचा है वो कर लेंगे, यानी ये क्लास अपने 15-20 मिनट, इससे ज्यादा 25 मिनट की हो सकती है, इससे कम, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। चलिए, कल हमने यहीं से शुरू किया था। दिख रहा है क्या? एक बार बताओ देखे मुझे। क्या दिक्कत है भाई तेरे को? एक तो ये है ना, यूं मानता नहीं है भाई, इसका क्या किया जाए। चलिए, ये ठीक हो रहा है, तब तक हम पढ़ ही बोल ही लेते हैं। कल हमने मुद्रा और साख के बारे में पढ़ा था। हमने सबसे पहले ये देखा था कि मुद्रा कहते किसे हैं। तो हमने ये देखा था, वह जो धन के रूप में उपयोग में लिया जाता है उसे हम मुद्रा कहते हैं। और यदि भाषा के रूप में कहें तो मुद्रा के जरिए हम वस्तुओं और सेवाओं को क्या कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ये बात की थी। फिर हमने आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग के बारे में बात की थी कि दोहरे सहयोग का अर्थ होता है जहां पर मुद्रा का प्रयोग किए बिना वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान हो जाए, विनिमय हो जाए, उसे आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग कहा जाता है, जिसमें दोनों पक्ष चीजें खरीदने और बेचने में सहमति रखते हैं और जहां पर मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता। इस पर हम पिछले विद्या अध्याय में या पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। क्या हो गया यार, आज इसको ये यूं क्यों नाच रहा है? कोई दिक्कत हो गई क्या इसको? पता नहीं भाई क्या हो गया इसको। उसके बाद जैसे कि हमने जूता निर्माता कंपनी को देखा था, फिर हमने देखा था कि मुद्रा जो होती है वो मध्यस्थता का काम करती है और आवश्यकता के दोहरे सहयोग को खत्म कर देती है। फिर हमने यह देखा था कि मुद्रा के आधुनिक रूप क्या क्या हो सकते हैं। उसे आधुनिक रूप को देखने से पहले हम उसके इतिहास की ओर गए थे। हमने देखा था कि प्राचीन काल में मुद्रा के रूप में गाय और पशु का उपयोग किया जाता था। बाद में जब समय बदला तो हम लोगों ने देखा कि भूमि को और अनाज को भी मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाने लगा, धन के रूप में उपयोग में किया जाने लगा। फिर हमने देखा कि हमें सोना और चांदी के धातु को मुद्रा के रूप में उपयोग में किया जाने लगा। फिर हमने देखा सिक्कों का, फिर हमने कागज पर आ गए, वर्तमान में जो करेंसी, जो नोट हम देखते हैं। फिर हमने एक कदम और आगे बढ़ गए, हमने कहा कि आने वाले समय में ये जो भौतिक मुद्रा हम देखते हैं, नोट और सिक्के, ये खत्म हो जाएंगे और इनके स्थान पर डिजिटल मुद्रा हम देखेंगे, जिसका एग्जाम्पल हमने बिटकॉइन का लिया था। ऐसा कुछ हमने देखा था कल की क्लास के अंदर। उसके बाद अब करेंसी की बात की जाए तो आधुनिक मुद्रा का अपना कोई उपयोग नहीं है। जैसे गाय दूध देती थी, अनाज खाया जा सकता था, सोने और चांदी से गहने बनाए जा सकते थे, पर वर्तमान में जो कागजी रुपए हमारे पास है, इनका कोई उपयोग नहीं है, सिवाय यदि जलाया जाए तो सर्दियों में केवल ताप तप सकते। खैर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसको किस के रूप में देखते हैं, धन के रूप में देखते हैं, और धन को हमें लक्ष्मी के रूप में देखते हैं और माँ लक्ष्मी की हम पूजा किया करते हैं, इसलिए हमें इस प्रकार के कार्य कतई नहीं करने चाहिए। हमने देखा कि जो नोट वर्तमान में बनते हैं वो किसी भी सरकार द्वारा, देश की सरकार द्वारा प्राधिकृत होते हैं, मान्यता प्राप्त होते हैं, तभी तो हम इसको खरीदते हैं, अन्यथा तो नहीं खरीदते। उसके बाद हमने देखा कि भारत के अंदर भारतीय रिजर्व बैंक है, जो भारत के अंदर नोट बनाने का काम करता है। किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। यदि वो इस प्रकार के कार्य करता है भारतीय रिजर्व बैंक के अलावा, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और फिर हमने देखा था बैंकों में निक्षेप, बैंकों में जमा किस तरीके से किया जाता है। तो हमने ये बात की थी कि बैंकों में व्यक्ति अपना खाता खोल करके पैसे जमा करवा सकता है और उसके बदले में
बैंक उन व्यक्तियों को क्या देता है, ब्याज देता है, जिसे आपकी बुक में शुद्ध लिखा हुआ है। और आवश्यकता पड़ने पर जो धन हमने बैंक में जमा किया है उसे वापस निकाल सकते हैं, जिसे हम मांग जमा भी कह सकते हैं, क्योंकि जमा किए हुए को हम मांग के द्वारा ही मांग सकते हैं। फिर हमने चेक की बात की थी कि चेक क्या होता है। तो चेक एक ऐसा कागज होता है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम भुगतान करने का आदेश देता है, उसे हम चेक कहते हैं। एक बार वापस बोलो क्या होता है। चेक इस प्रकार का एक कागज होता है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में एक निश्चित रकम भुगतान करने का आदेश देता है, उसे हम चेक कहते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखित की सुविधा उपलब्ध है, जो कि भौतिक या नकद के बिना भी भुगतान की राशि को संभव बनाए। इसके बारे में कल हम डिटेल से एक बार मैं बोल लेता हूं केवल। और बैंकों की ऋण संबंधी हमने देखा था कि बैंक के दो काम होते हैं। एक तो वह हमारे से पैसे जमा भी करता है, दूसरा है कि जो पैसे जमा करता है वो अपने पास न रख करके उसका काफी बड़ा हिस्सा यानी कि 85% हिस्सा वह ऋण के रूप में कर्ज लेने वाले लोगों को दे देता है। फिर हमने बात की कि किस तरीके से ये वाली चर्चा, फिर हमने साखे के दो विभिन्न रूप देखे थे। ये वाला देख लिया, ये वाला भी देख लिया था क्या, ये वाला भी देख लिया। समर्थक ऋणाधार कौन से देखने थे, क्या बच गया था, औपचारिक ऋण की विशेषताएं, अच्छा ये बच गया था। चलिए, फिर हमने ऋण देखे थे और उसमें हमने यह देखा था कि साख दो प्रकार की होती है, एक औपचारिक साख और एक अनौपचारिक साख। सबसे पहले हम साख कहते किसे उस पर चर्चा करें तो हमने कहा था कि सॉरी, साख एक ऐसा समझौता होता है जिसके तहत ऋण दाता जो होता है, ऋण देने वाला उधार दाता को यानी उधार देने वाले को धन राशि, वस्तु और सेवाओं इस आश्वासन पर उधार देता है कि वह भविष्य में इसका भुगतान कर देगा। फिर हमने सकारात्मक साख को देखा था, जिस यानी कि एक ऐसा ऋण जो किसी भी व्यक्ति, उद्योगी या उद्यमी व्यक्ति के लिए लाभकारी सिद्ध हो। इस प्रकार का जो ऋण होता है वह सकारात्मक भूमिका निभाता है। जैसे कि हमने जूते वाले की बात की थी कि आपकी पुस्तक में जो लिखा है कि सलीम को ज्यादा जूते निर्माण का आदेश मिला था, उसने बेचारे ने लोन लिया, लोन लेकर के 3000 जूते बनाए, मार्केट में बेचे तथा पैसे कमाए। दूसरी ओर हमने देखा था कि एक महिला जो कि एक किसान है, उसने, जिसका नाम स्वप्ना है, उसने ऋण लेकर के मूंगफली की खेती की और दुर्भाग्य से उसकी फसल बर्बाद हो गई और फसल बर्बाद होने के कारण वह मार्केट के अंदर जो उसने ऋण लिया था वो वापस नहीं दे पाई। इसकी वजह से ऋण बहुत ज्यादा चढ़ गया, जिसके लिए उसे जमीन बेच करके अपना ऋण चुकाना पड़ा। तो यहाँ पर हम यह देखते हैं कि कहाँ पर किसी स्थान पर ऋण लाभकारी भी हो सकता है और कहीं पर क्या हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है। यह इस बात पर तय करता है कि आप जिस सेवा या जिस उद्यम के लिए ले रहे हैं वहां की परिस्थितियां कैसी हैं, लाभकारी है या नहीं। फिर हमने ऋण की शर्तों के बारे में बात की कि यदि किसी से आप ऋण लेने जाते हो या कोई भी व्यक्ति आपसे ऋण या लोन देता है तो कुछ शर्तें होती हैं कि ब्याज की दर क्या होगी, समर्थक ऋणाधार क्या होगा, आवश्यक कागजात क्या क्या होंगे और भुगतान के तरीके क्या क्या होंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि समर्थक ऋणाधार क्या होता है। तो ऐसी संपत्ति जिसका मालिक कर्जदार हो, जिसका मालिक कर्ज लेने वाला हो। मोटे शब्दों में यदि यह समझे कि समर्थक ऋणाधार का मतलब वह वस्तु जो आप गिरवी रखेंगे लोन लेने के लिए, उसे हम पाठ्यपुस्तक की भाषा में समर्थक ऋणाधार कहते हैं। फिर हमने बात की थी भारत के औपचारिक क्षेत्र में साख की क्या क्या भूमिका है। तो हमने देखा था कि विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो औपचारिक ऋण और एक अनौपचारिक ऋण के रूप में बांटा था, जैसा कि हमने यहाँ पर कल भी इसको देखा था ठीक से। औपचारिक क्षेत्र के अंदर बैंक और सहकारी समितियां हैं और अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर साहूकार वगैरह ये चीजें, इसको हमने कल देख लिया था। मुझे नहीं लगता कि इसको वापस से हमें पढ़ना चाहिए।
फिर आती है अगली वाली, ये कुछ कहानी कि विविध प्रकार के साख संबंधी एक गांव का ऋण। ये वाले 2 चैप्टर की जो छोटी-छोटी कहानियाँ आपके वहाँ पर लिखी हुई है, ये केवल एग्जाम्पल है। आप इसके माध्यम से खुद भी पढ़ करके समझ सकते हो। इस पर अपना समय खर्च करने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि है। वैसे मैं इस बारे में कहानी कल आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं अगली की। चलिए, इस पेज को हमें ठीक से पढ़ना था। बताओ, देखे दिख रहा है क्या? क्लियर दिख रहा है? औपचारिक क्षेत्र के ऋण की विशेषताएं क्या क्या है? यदि नहीं दिख रहा है तो थोड़ा और क्लियर करता हूं, चलो मैं आपके लिए। क्या दिक्कत है भाई तेरे को? ठीक है, अब है ना? अब क्लियर है। ये वाले नोट्स आप व्हाट्सएप चैनल से प्राप्त करें। व्हाट्सएप चैनल पर नोट्स और इस वीडियो का लिंक दोनों एक साथ वहां पर आपको मिल जाएंगे, इसीलिए वहां पर आप देख लेवे यदि जिस जिसको ये वाले चाहिए। और यदि किसी को लगता है कि सर हम तो खुद हाथ से लिखते हैं, तो आप अपने हाथ से भी ये चीजें लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम बात कर रहे थे औपचारिक क्षेत्र के ऋण की विशेषताएं। पहले हम देख रहे थे कल कि औपचारिक क्षेत्र कहते किसे हैं? वह जिसमें समस्त कार्रवाई नियमों के अनुसार होती हो उसे औपचारिक क्षेत्र कहा जा सकता है। यानी जिसकी समस्त औपचारिकताएं, जिसकी समस्त फॉर्मेलिटी पूरी की जाती हो, जैसे बैंक और सहकारी समितियां। बैंक में यदि आप लोन लेने जाते हैं तो आपको खूब सारे कागजात दिखाने पड़ते हैं, वेरिफिकेशन होता है, लोन एजेंट आपके वहां पर आता है, भौतिक सत्यापन करता है, उसके बाद आपको लोन मिलता है। परंतु यदि आप किसी साहूकार के पास जाते हैं तो जरूरी थोड़ी ना कि भौतिक सत्यापन हो। वो तुरंत प्रभाव से लोन दे देता है, क्योंकि वो आपको जानता है और वो यह भी जानता है कि उसको लोन की दर क्या है, बैंक से ज्यादा मिलने वाली है, वो ज्यादा लेता भी है। चलिए यहाँ बात करते हैं हम कि औपचारिक क्षेत्र में ऋण की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। क्या क्या विशेषता हो सकती है बताओ। देखें, भारत में रिजर्व बैंक ऋण के स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। हमने कहा कि औपचारिक क्षेत्र में जितना भी लोन दिया जाता है, लिया जाता है, वो कहीं ना कहीं एक नियमों के बंधन में बंधा हुआ होता है। तो उन नियमों पर देखरेख कौन करेगा कि ये जो नियम हमने बनाए हैं लोन देने और लेने के लिए, वो ठीक से कार्य कर रहे हैं या नहीं, या उन नियमों को ठीक से पालन किया जा रहा है या नहीं, इसको देखने का कार्य करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना कब हुई बताओ। देखिए मुझे, 1935 के अंदर और 1937 के अंदर इसको बनाया गया था। कानून आया 1935 में अंदर। तो ये वाली थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें यदि कभी याद रखो तो काम ही आएगी, नहीं रखो तो तुम्हारी मर्जी, देख लो। फिर देखते हैं कि ये अपेक्षाकृत कम दरों में ऋण देता है। एक तो क्या होता है, इन पर नजर कौन रखता है? भारतीय रिजर्व बैंक। और क्या होता है, ये अपेक्षाकृत कम दरों में ऋण प्रदान करता है। साहूकार, रिश्तेदार, दोस्त, अन्य आप जहां कहीं से ऋण लेते हो जो कि अनौपचारिक क्षेत्र है, वो आपसे ऋण की दर ज्यादा लेंगे, जबकि बैंक आपसे ऋण की दर है वो कम लेगा। उसके अंदर आपको बैंक वालों को ब्याज कम देना पड़ेगा, बाकी वालों को हो सकता है आपको ब्याज ज्यादा देना पड़े। दूसरा है कि इसमें समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता होती है। आपको बैंक वालों को यह बताना पड़ेगा कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इस पर लोन दिया जाए, मेरी गाड़ी पर लोन दिया जाए, होम लोन दिया जाए, एजुकेशन लोन दिया जाए। यह होता है एक तरह का समर्थक ऋण आधार, यानी कुछ चीजें बैंक में गिरवी रखनी ही पड़ेगी, उन्हें दिखानी ही पड़ेगी कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये बिजनेस है, इसीलिए प्लीज हमें लोन दिया जाए। जबकि अनौपचारिक क्षेत्र में इस प्रकार की कोई चीजें ऋण गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बैंक और सहकारी समितियां आती हैं। तो मुझे बताओ, औपचारिक ऋणाधार की क्या क्या विशेषता है? पहला कि यह नियमों से बंधा होता है, औपचारिक ऋण देने वाला
क्षेत्र, दूसरा इस पर आरबीआई की नजर होती है, तीसरा इसके अंदर जो होते हैं ब्याज की दर कम होती है, चौथा इसके अंदर समर्थक ऋण आधार होता है, और पांचवा कि यह बैंक और सहकारी समितियां इसके अंदर शामिल है। तो 5 याद रह जाएंगे। कौन कौन सा? पहला बोलो देखे एक बार। भारतीय रिजर्व बैंक इस पर निगरानी करता है, नियमों से बंधा होता है, दर कम होती है, समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता होती है, और बैंक और सहकारी समितियां। याद रह जाएगा क्या? तो पहला कौन सा बोलो? भारतीय रिजर्व बैंक इस पर नजर रखता है, नियमों से बंधा होता है, दरें कम होती है, समर्थक ऋणाधार की आवश्यकता होती है, और बैंक और सहकारी समिति इसमें क्या होती है? शामिल होती है। अब हम बात करते हैं आगे कि अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। अभी औपचारिक की बात हमने कर ली, अब हम बात करते हैं अनौपचारिक क्षेत्र की ऋण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो अनौपचारिक क्षेत्र की बात करें तो सीधा सीधा उल्टा कि भाई अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर ऋण लेने की कोई विशेष नियम नहीं होते हैं, कोई कार्यप्रणाली नहीं होती है, और न ही इनकी कार्यप्रणाली पर कोई नजर रखने वाला होता है। तो याद रह जाएगी क्या? पहली लाइन है कि ऋणदाताओं की गतिविधियों को देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं होती है, ऋण पर उच्च ब्याज दर लगता है। हमने कहा कि औपचारिक क्षेत्र में ऋण के ऊपर ब्याज दर कम, अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर ब्याज दर क्या लगती है? ज्यादा लगती है। हमने देखा कि अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर ऋण की जो है ऋणाधार की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि औपचारिक क्षेत्र के अंदर ऋणाधार की आवश्यकता होती है, और जो लोग इस क्षेत्र में ऋण को लेकर उद्यम करना चाहते हैं वे उच्च दर के कारण ऐसा कर भी नहीं पाते हैं, उन्हें इस बात का भी डर रहता है। अब मुझे यह बताओ, यदि आपसे यह पूछा जाए कि बताइए औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण में क्या क्या अंतर है, तो इसको इस प्रकार बता सकते हैं सीधा सा। औपचारिक क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र। इस तरीके से पहले लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे कि औपचारिक क्षेत्र वो क्या होता है? नियमों से बंधा होता है, या इसमें नियम होते हैं, नियम होते हैं, इसमें नियम नहीं होते हैं। इसके अंदर इस पर आरबीआई की नजर होती है, इसकी कोई कार्यप्रणाली नहीं होती है। इसकी ब्याज दर क्या होती है? कम होती है। इसकी ब्याज दर क्या होती है? ज्यादा होती है। और औपचारिक क्षेत्र के अंदर जो होता है समर्थक ऋण आधार क्या होता है? जरूरी होता है, जबकि औपचारिक क्षेत्र के अंदर ऋणाधार की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद हम यह देखते हैं कि औपचारिक क्षेत्र के अंदर बैंक और सहकारी समितियां आती है, जबकि इसके अंदर अनौपचारिक क्षेत्र के अंदर कौन आ सकते हैं? रिश्तेदार, दोस्त, साहूकार, व्यापारी। इसके अलावा यदि और भी कोई आपको ब्याज पे पैसे दे रहा हो तो वो इसके अंदर आ सकता है। ये इन दोनों के बीच के अंदर क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। उपरोक्त कारणों को देखते हुए हम यह देखते हैं कि औपचारिक क्षेत्र को ऋण ज्यादा देना चाहिए, इस वाले को ऋण ज्यादा देना चाहिए, ताकि इसके अंदर कुछ कार्यप्रणाली है, लोग ज्यादा से ज्यादा उद्यम करेंगे, और यदि सस्ता और सुलभ लोग लोन या ऋण यदि मिलेगा तो वह किसी भी देश के विकास के लिए एक रीढ़ की हड्डी साबित होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि आर्थिक गतिविधियों के लिए धन की आवश्यकता होती है, और आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए धन आएगा कहाँ से? ऐसा तो है नहीं कि मशीन से छाप देंगे, छापने से तो काम चलेगा नहीं। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? लोन दिया जा सकता है, और बैंक वालों को भी ये पता होना चाहिए कि लोन जो है वो यदि आप छोटे उद्यमों को दोगे तो वो तो वापस दे देंगे, नीरव मोदी जैसे लोगों को दोगे तो नीरव मोदी जैसे लोग लेकर के भाग जाएंगे। इसलिए जरूरी नहीं है कि बड़े उद्योगों को दिया जाए, छोटे उद्योगों को भी लोन दिया जाना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। और
लोग भाई ज्यादा लोन देंगे तो लोग अच्छी क्वालिटी की कृषि कर सकते हैं, लोन दोगे तो वो अच्छा बीज ले आएंगे, वो अच्छे मशीनें खरीद लेंगे, कीटनाशक खरीद लेंगे, अपने लिए अच्छे उपकरण खरीद लेंगे। साथ ही साथ वे उद्यम कर सकते हैं, अच्छी फैक्ट्री लगा सकते हैं, वस्तुओं का ब्याज कर सकते हैं। जैसे कि आप इसी यूट्यूब चैनल पर देख रहे होंगे, जो शुरुआत की वीडियो है वो लैपटॉप से और पेन ड्राइव से ऐसा कुछ करके आपके वहां पर पहुंचाया गया है। हमने लोन लेकर के इतना बड़ा स्टूडियो सेटअप किया, तो बिना लोन तो ऐसा जरूरी नहीं था। अरे हम लगवा भी नहीं सकते थे। अब स्टूडियो के माध्यम से हम सुलभ चीजें और टेक्नोलॉजी से हम लेस हो गए, तो हम आप तक बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ पहुंच रहे। पहले हमारे पास क्वालिटी नहीं थी। खैर, हम कहने का अर्थ यह है कि लोन से क्या कर सकते हैं, उद्यम कर सकते हैं, वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। पैसे होंगे तभी तो इधर उधर वस्तुएं खरीदी और बेची जा सकती हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए आवश्यक है। देश को यदि विकसित करना है तो सस्ता और सामर्थ्य और अनुकूल, साथ ही साथ सुलभ यानी एकदम सरल तरीके से लोन उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, जिसकी वजह से देश के अंदर विकास हो सके। अब हम पढ़ते हैं स्वयं सहायता समूह। ये हमारा अंतिम टॉपिक है, इसके साथ ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। कुछ फोटो खरीद लिए जाए। भाई जी कहाँ गए कल वाले, ये रहे, देख रहे। चलो देख ही जाएंगे। क्या होता है स्वयं सहायता समूह, किसे कहते हैं स्वयं सहायता समूह? तो ऐसा पहले नाम से समझते हैं, स्वयं सहायता यानी खुद की सहायता करने वाला एक ऐसा समूह जो खुद की सहायता करे। नॉर्मल भाषा में शब्द स्वयं माने खुद, सहायता यानी सहायता, और समूह यानी खुद की सहायता करने वाला का समूह। यह एक ऐसा समूह जिसके अंदर वे लोग रहते हैं जो आपस में एक दूसरे की क्या करते हैं, आर्थिक सामाजिक मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे लोगों का समूह जो समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले होते हैं, जिनका समाज भी एक जैसा होता है और जिनका पैसे वाले भी एक जैसे होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अंबानी और अडानी स्वयं सहायता समूह बढ़ाएंगे, उनकी तो आवश्यकता भी नहीं। तो ऐसे लोग जिनके पास आर्थिक पृष्ठभूमि एक जैसी है, जिनके पास पैसे ही नहीं है, और जिनका सामाजिक पृष्ठभूमि यानी समाज के रूप में भी वो एक जैसे लोग हैं, वे एकत्र होकर अपनी क्षमता के अनुसार नियमित रूप से पैसे बचाते हैं और उन पैसे बचा करके एक व्यक्ति को लोन पे देते हैं और लेते हैं। इस तरीके का कार्य करते हैं। एक बार इसको छोड़ा जाए, इसकी बात करें, इस फोटो पे अपन थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, एक कहानी के रूप में समझते हैं कि स्वयं सहायता समूह किस तरीके से कार्य करता है। हुआ ये कि एक मान ले कोई गांव की एक दिन महिलाएं बैठी थी। उन महिलाओं ने कहा यार कि देख मेरे पास 50 रुपए पड़े, तो इसने कहा मेरे पास 50 रुपए पड़े, इसने कहा मेरे पास 100 रुपए पड़े, इन दीदी ने कहा कि मेरे पास 500 रुपए पड़े, तब इसने कहा मेरे पास 1000 रुपए पड़े। इस तरीके से लगभग सभी ने कहा पैसे तो पड़े। तब मैं एक यहां से एक और बोली कि मेरे को है ना 5000 रुपए उधार चाहिए और कोई उधार देने वाला नहीं है। यदि मेरे को कोई 5000 रुपए उधार दे दे तो हमें एक ऐसी, हमारे आसपास क्या होता है कि ऐसी कुछ औषधि होती है, तो उस औषधि को पैकिंग करने वाले या फिर एक काम के बीड़ी बनाने के लिए हम क्या करें, एक मशीन ला सकते हैं। तो उसने कहा देखो मैं है ना एक मशीन ला लूंगी और इस मशीन से पैसे कमा कर तुम सबके वापस दे दूंगी। एक काम करो तुम मुझे पैसे दे दो। सभी हिचक जाए, ये कहे मैं भी क्यों दूं, ये भी कहे मैं भी क्यों दूं, ये कहे मैं भी क्यों दूं, ये कहे मेरे वाले 500 से क्या हो जाएगी, बाकी वाली नहीं देंगे। तब उनमें से ये जो एक बूढ़ी माजिया बैठे हैं, बूढ़ी जो महिला बैठी है, इसने कहा डब जाओ तुम सारे, लड़ो मत आपस में। तो क्या करे, तो इसने कहा कि तुम सारी मिल करके मेरे पास पैसे, मुझे पैसे दो। इसने कहा चलो मैं तो 50 दे दूंगी, इसने कहा चलो मैं 1000 दे दूंगी, इसने कहा मैं 500 दे दूंगी। इस तरीके से मिल करके इन जो सबसे बुजुर्ग महिला थी, इनके पास 5000 रुपए हो गए। इसने वो 5000 रुपए लेकर इसको पकड़ा दिया कि चल तू ये 5000 रुपए लेकर के जा और इन पैसों से वो मशीन खरीद के ला जिससे हम बीड़ी बना सकेंगे। हालांकि बीड़ी हाथ से बनती है, फिर भी अपन इसको देखते हैं, कुछ तो होगा काम। अब
इन्होंने कहा मेरे को क्या फायदा, तुम तो ब्याज इसको देगी, इसके पास 1000 रुपए, इन्होंने कहा इसके 100 रुपए, इसको ब्याज देगी 50 रुपए वाले के, मेरे को क्या मिले। तो इन बूढ़ी बाजिया ने कहा तुम सब डब जाओ, एक काम करो, तुम में से जो जितना पैसा लेगा, मान लीजिए कि इसके 500 रुपए ब्याज आएगा साल भर में 10 की दर से। तो इसने कहा कि जो जितना पैसा देगा, मान लीजिए जिसने 1000 रुपए दिए तो उसने कितना परसेंट दिया इसके अंदर, उसे हिसाब से जितना जितना पैसा दिया उसका उस हिस्से के अंदर ब्याज भी मिल जाएगा। तो इन सभी ने कहा ठीक है ये मामला तो अपने, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं ना, हम ये चीजें अनलीगल क्यों करते हैं। तभी इनमें से कोई एक है ना, पोस्ट ग्रेजुएट महिला थी, जैसे कि अपन इनको मान लेते हैं, जो सबसे पीछे बैठी है वो पोस्ट ग्रेजुएट महिला है। इन्होंने कहा रे तुम ऐसी सहायता करते हो तो तुम क्यों न अपने एक इसका नाम दे दे। तो क्या नाम दे, तो कहा एक काम करते हैं, ये जो महिला है जिसने पैसे सबसे पहले इकट्ठे किए हैं, इसने, इनका नाम रामी देवी है। तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम एक रामी देवी स्वयं सहायता समूह बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, रामी देवी के नाम से रामी देवी स्वयं सहायता समूह बना लेते हैं। तो बाकी महिलाओं ने कहा इससे क्या होगा, कि इससे होगा यह कि आगे आने वाले समय में हम इस समूह को रजिस्टर्ड करवाएंगे सरकार के अंदर, और हम ये कहेंगे हम महिलाओं का एक इतना समूह है जिसके अंदर हम सभी महिलाएं आपस में बैठती हैं, पैसे बचाती हैं, थोड़ा कमाती हैं, और वो पैसे हम किसी को दे देती हैं जिसको लोन की आवश्यकता होती है। तो मान लीजिए एक बार में, एक साल में ये मशीन लाई, दूसरे साल में सभी महिलाओं ने इस महिला को पैसे दिए, तो इस महिला ने 10,000 रुपए इसको दे दिए इकट्ठे हुए, ये महिला कोई दूसरा और उद्यम कर गई। इस आने के बाद 5 साल बाद में सभी महिलाओं के पास अपना अपना उद्यम हो गया, सभी महिलाओं ने इस स्वयं सहायता समूह की वजह से अपने पैसे कमा लिए, बढ़ा लिए। बाद के अंदर जब सरकार में रजिस्टर्ड हुआ, बैंक वालों को पता चला कि यार ऐसा कोई बैंक है जो बिना आपस में खुद ही लोन वाले, तो एक दिन बैंक वाले इनके पास आए, इनको कहा देखो तुम वैसे ही पैसे बचाते हो, हम तुम्हें 1,00,000 रुपए का लोन देंगे, तुम कोई बड़ी मशीन खरीदो और तुम हमें ब्याज दे देना। महिलाओं ने कहा ठीक है। तो ये कब होता है, 2 साल बाद के अंदर बैंक वाले भी क्या होते हैं, पैसे दे। इस तरीके से एक स्वयं सहायता समूह कार्य करता है। मुझे लगता है बहुत आसानी से आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी इस किताब में जो जो लिखा है, हम 2 मिनट के अंदर इसको रीड करते हैं, फिर हमारे इस चैप्टर को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। आ गया क्या समझ में, बताओ देखे एक बार। तो ऐसे लोगों का समूह जो समान सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वाले होते हैं, वे एकत्र होकर अपनी क्षमता के अनुसार नियमित रूप से पैसे बचाते हैं। ये एक दूसरे के पड़ोसी होती हैं और एक स्वयं सहायता समूह के अंदर लगभग 15 से 20 लोग होते हैं। जरूरत पड़ने पर सदस्य एक दूसरे को कर्ज ले सकते हैं, किस प्रकार लेते हैं उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। ये अपेक्षाकृत कम ब्याज देते हैं बैंक वालों से। यदि समूह 1 या 2 वर्षों में नियमित रूप से पैसे बचाता है तो बैंक उसे ऋण दे देता है। ये वाली लाइनें जो यहां पर लिखी हुई है वही मैं बोल के गया। एक बार मैं फिर कहता हूं, ये वाला यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए, वहां पर आपको इस प्रकार के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और यदि किसी को हो तो मैं, हालांकि मैंने मेल नहीं डाला, मैं यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेल डाल देता हूं, वहां पर मुझे कोई और भी जरूरत हो तो मेल कर दिया करना आप। अब गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह का ध्येय क्या होता है, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह किस प्रकार कार्य करता है। तो गरीबों को सबसे पहले यह क्या करता है, संगठित रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित कहता है कि सभी लोग संगठित रूप से काम कर सकते हो, स्वरोजगार के लिए काम कर सकते हैं, खुद का रोजगार कर सकता है, पैसे होंगे तभी तो करेगा, शोषण से बच सकते हैं, कर्जदारों को ऋण जाल से बच सकते हैं और स्वावलंबी हो सकते हैं। स्वयं सहायता समूह क्या क्या काम करता है, तो यह बिना समर्थक ऋण आधार देता है। अभी हमने देखा कि माजिया ने कोई ऋण आधार, कोई गिरवी चीज थोड़ी ना रखवाई, ऐसे ही पैसे दे दिए थे, तो इसका कोई समर्थक नहीं होता। कम ब्याज पर ऋण देता है और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करता है। जब भी बैठते हैं तो यह कहते हैं कि हमारे समाज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पोषण ठीक नहीं है, और यदि हिंसा हो रही है तो उसको भी रोका जाना चाहिए, और सदस्य आपस में पैसे इकट्ठा करते हैं। मुझे लगता है कि इस स्टोरी समझाने के बाद ये वाला तो केवल लिखनी है, आप अपने हिसाब से देख लेना, और यूट्यूब व्हाट्सएप चैनल से, जो कि जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ले लेना। और यदि आप मेरे हिसाब से जो यहाँ पर आपके यहाँ लिखा आ रहा है व्हाट्सएप चैनल आचार्य गुरुकुल, उस नाम से सर्च भी करेंगे तो भी मुझे लगता है आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल, तो आराम से ही मिल जाएगा। सॉरी, आचार्य सुरेश के नाम से मिल जाएगा, है ना। चलिए आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। आगे की क्लास आपको कल ठीक 7:30 बजे मिल जाएगी। लगातार जुड़े रहिए। इको खत्म हो गई है, अब हम हिस्ट्री शुरू करेंगे।
मतलब एक आध चैप्टर और बचा है। चलिए जो भी बचा है कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।